आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 14 का आर्टिकल नंबर है 14.3। चलिए मैं लिख देता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हमने 14 चैप्टर के अंदर क्या कुछ पढ़ा है। हमने एक तो ये चीज़ स्टडी की कि जब भी कुछ चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उनकी मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और फिर हमने ये भी देखा कि वो मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद फिर हमने इस चीज़ को स्टडी किया कि अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए एक ऐसी वायर के ऊपर या एक ऐसे रीजन के अंदर जिसके अंदर पहले से चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हों, यानी एक चार्ज पार्टिकल्स की मोशन की वजह से अपनी मैग्नेटिक फील्ड हो और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए, तो फिर क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करती हैं। और फिर हमने ये चीज़ भी देखी कि एक ख़ास किस्म की फोर्स अप्लाई होती है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब नेक्स्ट जो आर्टिकल आज का हमारा वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है, चलें मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने से पहले हम सिर्फ फ्लक्स की बात करते हैं। ठीक है, फ्लक्स क्या चीज़ है देखें। सपोज करें हमारे पास ये एक एरिया है, रीजन है, जिसके अंदर कोई फील्ड लाइंस हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, कोई भी। ठीक है, और इसके रास्ते में हमने ये एक स्मॉल सा एक पैच रख दिया। ठीक है, इसका सपोज करते हैं एरिया ए है। अच्छा, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगी ना इस एरिया ए में से, वो हो वो इस एरिया का फ्लक्स कहलाएगा। यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी यूनिट एरिया या थ्रू एनी एरिया इज़ नॉन एज फ्लक्स। और जब हम डिफ़ाइन इसको करते हैं तो डिफ़ाइन हम इसको यूनिट एरिया के रिस्पेक्ट से करते हैं ताकि हमें उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने में मुश्किलात ना आए। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी यूनिट एरिया और नॉन एज फ्लक्स। अच्छा, तो आप एक चीज़ बताएं मुझे कि अगर हमारे पास यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हों और वो किसी एरिया ए में से पास कर रही हों, तो उस फ्लक्स को हमने एक ख़ास नाम दिया था चैप्टर नंबर 12 के अंदर। सोचें, याद आया आपको? पिछली चीज़ें तो याद होनी चाहिए ना आपको। चले मैं उसको लिख देता हूँ। उसको हमने कहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने कैसे डिफ़ाइन किया था, हमने कहा था किसी भी रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसको हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफ़ाइन किया था ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। याद आया आपको? अब आप इसको याद रखिएगा। अच्छा, या इसको हमने ऐसे भी किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफ़ाइन करने के लिए ये कॉज ऑफ थीटा। ठीक है। अच्छा, तो आज हम लेकिन बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की और मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। देखें, अगर किसी भी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और हम एक कोई भी ख़ास एरिया कंसीडर कर लें, उसमें से वो एरिया जिसको हमने कैपिटल ए के साथ डिनोट किया, इसका एरिया ए है, इसमें से जितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। और अगर हम सपोज करेंगे यही इसी तरह की फील्ड लाइंस हैं
लेकिन पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, अब इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। और इस तरह का हम एक एरिया कंसीडर करते हैं जिसका एरिया ए है। तो इस एरिया ए में से जितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, उसको हम फाई बी कहेंगे, और यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। अच्छा, अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स को न्यूमेरिकली हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? देखें, क्वालिटेटिवली तो हमने इसको कह दिया ना, कोई भी एक रीजन है जिसका हमने सपोज किया कि एरिया क्या है, यूनिट है, यानी 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। उस यूनिट एरिया में से जितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी उसको हमने मैग्नेटिक फ्लक्स कह दिया, ठीक है। तो देखें, क्वालिटेटिवली तो हमने डिफ़ाइन कर दिया, लेकिन क्वांटिटेटिवली हम किस तरीके से इसको डिस्क्राइब करेंगे? अगर किसी भी रीजन के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड का पता हो, एरिया का पता हो, तो हम किस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करेंगे? देखिए, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि देखें, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफ़ाइन किया, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, शाबाश, गुड, इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है आपका? ए एरिया और ई इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो एंगल होता है, ये वो थीटा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को भी हम इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। एक तो ये तरीका है कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, चलिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिमिलर तो नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैग्नेटिक फील्ड की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैग्नेटिक फील्ड की हैं लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं है, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जो न्यूमेरिकली फाइंड करने का तरीका है ना, जो टर्मिनोलॉजीज़ हम डिफ़ाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, वो तमाम की तमाम टर्मिनोलॉजीज़ मोर और लेस हम डिफ़ाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में भी, और हम करते भी हैं, ठीक है। आप इस 14 चैप्टर में भी और 15 चैप्टर के अंदर भी वो टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे जो कि आपने 12 चैप्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ी थी। जैसे कि आपने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा, और यहाँ पे आपने 14 चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा। वहाँ पे आपने क्या चीज़ पढ़ी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में। यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में आपने पढ़ा। वहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा, और यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एक तो ये है कि हम सिमिलर वे में मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं, बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। लेकिन मैं क्यों ना आपको इस कंपैरिजन के तरीके को छोड़कर एक किसी और तरीके से आपको प्रूव कराऊं कि ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स किस चीज़ के इक्वल होता है? बी डॉट ए के। तो हम ऐसे करते हैं कि हम बेसिक डेफिनेशन को ज़हन में रखते हैं कि सपोज़ करें हमारे पास ये कुछ फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। मैं आपको आखिर में एक अच्छी सी फिगर भी दिखाऊंगा, इसकी मदद से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फ़िलहाल आप इंजॉय करें मेरी टूटी फूटी फिगर्स को, सही है। अच्छा, तो हम सपोज करते हैं ये एक एरिया ए है और इसमें से कुछ फील्ड लाइंस पास करनी है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, तो मैंने बेसिक डेफिनेशन बता दी फ्लक्स की। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं इन फील्ड लाइंस को इंक्रीज़ कर दूँ, यानी कि इनकी डेंसिटी को इंक्रीज़ कर दूँ, तो फिर क्या होगा? अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उस मैग्नेटिक फ्लक्स से जो कि सपोज़ के लिए पहले हमारे पास जो फ्लक्स था उसको हमने फाई नॉट कह दिया, और अभी हमारे पास फाई प्राइम है, तो फाई प्राइम क्या होगा? ग्रेटर देन होगा फाई नॉट से। हम एक और काम करते हैं, हम अगर ये करें कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सी हैं उनकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ नहीं करते, ठीक है, यानी कि उनकी डेंसिटी को इंक्रीज़ नहीं करते, नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस को इंक्रीज़ नहीं करते, बल्कि एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी सपोज़ करें, अब अगर जो फ्लक्स होगा वो फाई डबल प्राइम है,
तो ये फाई डबल प्राइम भी बड़ा होगा किससे, उस फाई नॉट से, जो कि बगैर जो कि स्मॉल एरिया के केस में था। ठीक है, अच्छा, दो चीज़ें हो गई। तीसरी की और चीज़ आप मुझे गेस करके बताएं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या जो सिंपल फ्लक्स है, ये और किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखा ना, एक तो हमने ये चीज़ देख ली फिज़िकली कि वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी magnetic flux is directly proportional to magnetic field. Okay, in other words you can say magnetic flux is directly proportional to magnetic field lines. नंबर टू ये है कि आपने जिस तरीके से यहाँ पे देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि एरिया जितना बड़ा होगा फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा। एक और चीज़ गेस करें, चलें मैं ऐसे करता हूँ, मैं थोड़ा सा फिगर का सहारा लेता हूँ। ठीक है, सही। तो ये हमारे पास एक एरिया है। चलिए मैं पहले दो तीन डायग्राम्स बनाता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। यही फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ठीक है, और इस केस में जो एरिया है मैं ऐसे रख देता हूँ, और बिल्कुल इसी तरीके से जो थर्ड केस एक मैं बनाता हूँ। सपोज करें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है, ठीक है, मेरी इतनी अच्छी फिगर नहीं है, इतनी अच्छी डायग्राम नहीं है, और ना मैं इनको इक्वली रिप्रेजेंट करता हूँ। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम। तो इस केस में हम कंसीडर करते हैं ओहो, ठीक है, इस केस में जो यूनिट एरिया है, ठीक है, ये स्मॉल पैचेस हैं, एरियाज़ हैं जिसके अंदर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इस केस में जो एरिया का यूनिट वेक्टर है वो किस साइड पे है, इस तरफ है, इसमें थोड़ा सा इस तरफ है, और इसमें डायरेक्टली अपवर्ड है। ठीक है, इसमें जो एन की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे एन की डायरेक्शन ये है, और यहाँ पे अपवर्ड है। अच्छा, मुझे ये बताएं मैक्सिमम फ्लक्स किस एरिया में से पास करेगा, इस वाले में से, इस वाले में से, या इस वाले में से? शाबाश, जी हाँ, इस वाले में से। क्यों? क्योंकि इस केस में जो आपके पास एरिया एरिया ए है, ये एरिया ए जो कि वेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये वेक्टर एरिया पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। ऐसा ही है ना? शाबाश, आपने बिल्कुल दुरुस्त आंसर दिया। और उसके बाद इससे कम मैग्नेटिक फ्लक्स किस केस में होगा, इस एरिया के केस में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने जो वेक्टर एरिया है वो उसकी डायरेक्शन पैरेलल नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, और ये थोड़ा सा टिल्ट है। ठीक है, तो इसके मुकाबले में इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो कम होगा। और इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखें, यहाँ पे जो एन यानी कि वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस केस में एरिया ए में से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगी। ठीक है, तो मीन हम कह सकते हैं कि आपके जो फ्लक्स है इस केस में वो ज़ीरो है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें उससे कम, और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो है। अच्छा, क्यों ना मैं आपको एक अच्छी सी पिक्चर दिखाता हूँ जिसकी वजह से आपको क्लियर हो कि चलेंगे। देखिए, देखें, यहाँ आपके पास एक एरिया ए है, ये वही एरिया ए है, मैंने एरिया को चेंज नहीं किया। ठीक है, लेकिन जो रेड लाइंस आपको नज़र आ रही है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को मैं शो करा रहा हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक डेंसिटी ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है। तो एक चीज़ आपको फ़ौरन नज़र आ गई कि
देखिए इस केस में फ्लक्स ज़्यादा होगा या इस केस में? यस शाबाश, इस केस में ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा क्लोज हैं आपस में। ठीक है, चलें शाबाश, ये तो आपको समझ आ गई। अब हम इसकी बात करते हैं। देखें ये वही एरिया ए है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है। ठीक है, तो आप देखें कि इस केस में ज़्यादा और इस केस में इन दोनों केसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है वो मैंने सेम रखी है, लेकिन जस्ट जो एरिया है उसको मैंने टिल्ट किया है। तो आप देखें कि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं वो पास तो कर रही हैं, लेकिन इसके मुकाबले में कम पास कर रही हैं। यानी अगर आपके पास ये जो एरिया ए है ये परपेंडिकुलर, ये चलें, अगर हम अगर हम वेक्टर एरिया की बात करें, अगर वो पैरेलल होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास करेंगे। तो इस केस में क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और तीसरी एक और चीज़ के ऊपर देखिए, हमने फील्ड लाइंस को वेरी किया, फिर हमने एरिया को वेरी किया, सॉरी, फिर हमने एंगल को वेरी किया। तीसरी चीज़ यहाँ पे हमारे पास एरिया बचता है, और यहाँ पे हमने एरिया को वेरी किया। यहाँ पे एरिया थोड़ा है और यहाँ पे एरिया हमने एक बड़ा पैच कंसिडर किया जिसका एरिया बड़ा है। तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि इस केस में जो फ्लक्स होगा वो ज़्यादा होगा। तो तीसरी चीज़ इसका मतलब है कि वो फ्लक्स एक और चीज़ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, और वो है एंगल बिटवीन बी एंड ए। तो अगर हम इन इस सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल अप करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं कि फ्लक्स इस यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी ए। और यहाँ मुझे बताएं कि मैं इसको थीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉज ऑफ थीटा लिखूँ या साइन ऑफ थीटा। तो इसका आंसर आप फ़ौरन से खुद ही दे सकते हैं। देखें इस केस में एरिया ए है, इसका एंगल कितना है मैग्नेटिक फील्ड के साथ? ज़ीरो। तो मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। और इस केस में एंगल 90 है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और इस केस में मिनिमम यानी ज़ीरो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे कॉज ऑफ थीटा पुट करेंगे। ठीक है ना, ऐसा ही है ना कि चलें, ये तो मैंने वैसे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन डाल दिया। एक्चुअली जो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इक्वल होगा बी ए कॉज ऑफ थीटा। जब एंगल आपके पास एरिया और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान 90 होगा उस वक्त मिनिमम फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया ए के दरमियान एंगल 0 होगा उस वक्त मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो समझ आया कि एनालिटिकली हम इसको किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चलें दूसरे अल्फाज में अगर हम इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहें तो फाई बी इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा। सही? ओहो, अच्छा, तो अब हम जल्दी से इस नई टर्मिनोलॉजी जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ी थी, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके यूनिट्स को भी डिफ़ाइन कर देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको देख के नज़र आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? टेस्ला, शाबाश। और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, शाबाश। तो इसका ये मतलब हुआ कि फ्लक्स का यूनिट क्या है? टेस्ला मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको हम एक नई क्वांटिटी का नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं वेबर। ठीक है, और इसको डब्ल्यू कैपिटल और स्मॉल बी के साथ नोट करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या हुआ? वेबर। ठीक है, अच्छा, तो अब एक और चीज़ देखें कि ये फ्लक्स डेंसिटी क्या चीज़ है। ठीक है, आपके पास ये रिलेशन है ना, ये देखें अभी जो हमने रिलेशन ड्राइव किया फाई बी इज इक्वल टू बी ए
कॉस ऑफ थीटा। हम सपोज करते हैं कि एंगल 0 है बिटवीन वेक्टर एरिया ए एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, बी ए। अच्छा, तो यहाँ से अगर आप इसको डिफ़ाइन करना चाहें बी को, तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया। तो ये क्या क्वांटिटी है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताएगी, और इसको हम एक ख़ास नाम भी असाइन करते हैं, और उसको जो कि हमारे टाइटल में भी शामिल था, फ्लक्स डेंसिटी। और इसका यूनिट क्या होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम बी को इस तरीके से देखें, बी के दो यूनिट्स हैं ना, एक तो बी का होगा यूनिट टेस्ला, और दूसरा बी का यूनिट अभी हमने जो डिफाइन किया वो क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये भी आपको देखे ना, वेबर खुद किस चीज़ के इक्वल है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, और इसके नीचे भी एरिया ए का मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे और आपके पास क्या चीज़ बच जाएगी, टी, यानी कि टेस्ला। न्यूमेरिकली अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, टेस्ला ही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया। किसी भी रीजन के अंदर अगर हमने ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, या फ्लक्स डेंसिटी कितनी है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट उस एरिया में फ्लक्स को मेजर करेंगे और उसके एरिया के साथ डिवाइड कर देंगे। यानी एक बी को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज़ नॉन एज व्हाट, फ्लक्स डेंसिटी। ओके, शाबाश। तो आज के लेक्चर में हमने क्या कुछ पढ़ा, हमने ये चीज़ देखी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है, ठीक है, और ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को ड्राइव करने के दो तरीके थे, दोनों तरीके मैंने आपको एलेबरेट किए। एक डायरेक्ट मेथड था इंडक्शन मेथड, कि हम जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, उसकी उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखें, उन वहाँ पे जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफ़ाइन किया था वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ पर डिफ़ाइन कर दें। दूसरा एक और ये तरीका कि चलो ठीक है, हम भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ थी, हमने दोबारा से मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले फ्लक्स को डिफ़ाइन किया, फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, एरिया के ऊपर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये देखा कि फ्लक्स डेंसिटी क्या चीज़ है, ठीक है। अब हम मज़ीद आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कुछ कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा, ठीक है। ओके।